आइए आज हम बात करते हैं 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आपको पूरी 12th क्लास में सिर्फ एक टॉपिक के बेसिस पर पढ़ाई करना है, जो है आपका मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर के नाम के बारे में। फर्स्ट चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले समझते हैं चैप्टर के नाम को, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले उसमें ज़रूरी होता है मैनेजमेंट, और वहीं नेचर कब और कैसे अप्लाई करना है, व्हेन एंड वेयर यू हैव टू अप्लाई योर मैनेजमेंट। सेकंड होता है चैप्टर के नाम में सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसकी इंपॉर्टेंस। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत मायने रखती है। और जो थर्ड वर्ड है आपके चैप्टर के नाम में वो है मैनेजमेंट, जिसके बेसिस पर आपको पूरी इंटायर 12th क्लास पढ़नी है। फर्स्ट में हम बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इन अ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। मैंने यहाँ पर प्रोसेस वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो एक दिन चलेगा और अगले दिन खत्म हो जाए। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि मैंने एफिशिएंट और इफेक्टिव को हाईलाइट किया हो। ये दो पहलू हैं एक ही सिक्के। अगर देखा जाए तो आपको मैनेजमेंट करना है तो एफिशिएंट भी रहना पड़ता है, इफेक्टिव भी रहना पड़ता है। आइए पहले इसका मतलब समझते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है तो वो आप टाइम पर फिनिश कर रहे हैं, और इफेक्टिव का मतलब होता है कि उसी काम को आप मिनिमम वैल्यू में काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बेसिस ऑफ टाइम एंड बेसिस ऑफ कॉस्ट। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई काम दिया गया है, फॉर एग्जांपल 3 दिन में 100 यूनिट प्रोडक्शन करने का, आपने उसे 3 दिन में प्रोडक्ट तो कर दिया है, प्रोड्यूस तो कर दिया है, बट जो आपकी कॉस्ट आई है वो ओवर आई है, हर समय से ज़्यादा आई है। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर 100 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए अभी तक 120 रुपये लग रहे थे, लेकिन यहाँ आपको 3 दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 140 रुपये लगे, मतलब आप 20 रुपये एक्सेस में गए। आप यहाँ पर 20 रुपये आपके ज़्यादा लगे, तो यहाँ आप एफिशिएंट तो हैं, आपने समय पे काम तो किया है, लेकिन आप इफेक्टिव नहीं। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोनों चीज़ें मैनेजमेंट में होना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी। क्यों? क्योंकि बिना एफिशिएंट और बिना इफेक्टिव मैनर के आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक साथ मैनेजमेंट में होना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मैंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। ये आप लोग भी कर सकते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए, और जब आप एग्जाम में लिखने जा रहे हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में। फीचर्स, किसी भी चीज़ को करने के लिए उसके फीचर्स बहुत मायने रखते हैं, उस काम को करा क्यों जाए, इसलिए हम फीचर्स समझते हैं। सबसे पहला फीचर होता है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 12th क्लास की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो आपका मकसद है कि आपको 12th क्लास में कितने परसेंटेज लाना। कुछ बच्चों का मकसद होता है कि 95% आपके टारगेट रहते हैं, 90% टारगेट रहते हैं, ये आपके गोल्स हैं, और आप इसी गोल्स के अकॉर्डिंग आपके मैनेजमेंट को करते हैं। आप इसी के अकॉर्डिंग आपकी टाइम पीरियड जो आप डेली शेड्यूल है आपकी पढ़ाई का वो फिक्स करते हैं। सेकेंड आता है आपका परवेसिव एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल। परवेसिव एंड यूनिवर्सल एप्लीकेबल दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ के दो नाम। परवेसिव और यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब ये समझते हैं कि मैनेजमेंट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। मैनेजमेंट ऐसी चीज़ है जो छोटी से छोटी पान की गुमटी से लेकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक इस्तेमाल होता है। अगर हम बात की जाए आपके अपने घर की, तो आपके घर में भी हर चीज़ को मैनेज करके काम किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर किया था हमने, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा है परवेसिव यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है। अब थर्ड पॉइंट पे शिफ्ट होते हैं मल्टी डायमेंशनल पर्पस। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है ये एक व्यक्ति पर भी अप्लाई हो सकता है और एक से ज़्यादा ग्रुप्स पर भी अप्लाई हो सकता है। मैंने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, वर्क एंड पीपल। देखिए आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स भी करना पड़ता है। जब भी आप कोई कंपनी खोल रहे हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वहाँ पर पहले आपको काम डिसाइड करना पड़ता है, और काम डिसाइड होने के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर पीपल्स एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ता है।
तो पहली चीज है आपको वर्क का मैनेजमेंट करना, और दूसरी चीज है वहां पर आपको पीपल्स का, एम्प्लॉयज का मैनेजमेंट। थर्ड फोर्थ पॉइंट आता है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती। मैनेजमेंट पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 101 तक चलती है, जब तक आप आपकी कंपनी का बेस्ट नहीं दे सकते। एंड इवन आफ्टर बेस्ट देने के बाद भी आपको मैनेजमेंट हमेशा करते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको आपकी प्लेस बनाकर रखना है। फिफ्थ पॉइंट आता है ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट एक व्यक्ति से हैंडल नहीं होता। अगर आज हम कई मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करेंगे तो वहां पर कई मैनेजर्स होते हैं, कई सबऑर्डिनेट्स होते हैं, और कई लेबर्स होते हैं, और कई एम्प्लॉयज होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी को चलाना एक व्यक्ति से हैंडल नहीं हो सकती। इसकी वजह से हमने इसे ग्रुप एक्टिविटी कहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारे मकान बनाई की देखें, जब हमारा मकान का कंस्ट्रक्शन होता है उस समय पे आपके यहाँ पर होल करने वाला, बोरिंग्स करने वाले अलग रहते हैं। इसके बाद में आपको जब बीम कॉलम डालने रहते हैं उसके मजदूर अलग आते हैं। देन आफ्टर जो आपकी बिल्डिंग को खड़ा करता है वो बिल्डर अलग होता है, पेंटर अलग होता है, इलेक्ट्रीशियन अलग होता है, इवन आपके फ्लोरिंग करने वाला व्यक्ति भी अलग होता है। लेकिन ये सभी किसके अंडर में काम कर रहे हैं? उस कंस्ट्रक्शन मैनेजर के अंडर में काम कर रहे हैं, उस बिल्डर के अंडर में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेला बिल्डर मकान नहीं बना सकता, एक अकेला व्यक्ति प्लास्टर करने वाला सिर्फ प्लास्टर करके मकान को पूरा नहीं कर सकता, इसीलिए इसे ग्रुप एक्टिविटी कहते हैं। 6th नंबर में आता है आपका डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। अगर आप कोई बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो वो समय के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती। और मैनेजमेंट आपको समय को देखकर, आपके एनवायरनमेंट को देखकर और आपके बैकग्राउंड को देखकर हर समय बदलना पड़ता है, और इसीलिए उसे डायनेमिक नेचर कहा जाता है। लास्ट आपका फीचर्स है इंटेंजिबल। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं लेकिन कभी हाथ नहीं लगा सकते। आप उसे अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन कभी उसे देख नहीं सकते। एक बार फिर रिवाइज करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट को। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इसमें एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का। आपके घर में आपकी सभी की मम्मियां सुबह उठते से हमेशा उनका गोल होता है कि सुबह क्या खाने में बनाना है और शाम को क्या खाने में बनाना है, और उसी हिसाब से वो उनकी सब्जियों की परचेसिंग करती है, वो भी एक गोल। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा था परवेसिव और यूनिवर्सल एप्लीकेबल। वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होता है, हर जगह होता है, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई होता है। थर्ड है आपका मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट। वर्क पे भी अप्लाई होता है, पीपल्स पे भी अप्लाई होता है। फोर्थ है आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिफ्थ है आपका ग्रुप एक्टिविटी, सिंगल हैंडेड कभी भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता। सिक्स्थ है आपका डायनेमिक नेचर जो हमेशा समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से चेंज होता है। एंड द लास्ट इज इंटेंजिबल जिसे आप कभी हाथ नहीं लगा सकते। इसके बाद अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी काम करने के लिए आपके कोई मोटिव्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। वैसे ही जब आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसके 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा सोशल और थर्ड पर्सनल। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना रहता है, ये कंपलसरी। आप सिर्फ पर्सनल मोटिव के लिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर सकते। पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पहला पॉइंट आता है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है कि आपने जब कंपनी खोली है, ऑर्गेनाइजेशन खोली, चलाया है, तो उसे हर कंडीशन में रन करते रहना, वेदर इट इज गुड और बैड कंडीशन। आपको उसे हर कंडीशन में, हर मेथड के अकॉर्डिंग उसे सर्वाइव करते रहना है। वो आता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा आता है आपका प्रॉफिट। हम पहले भी कई बार हमारी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से किया जाता है, और वही एक ऑर्गेनाइजेशन का भी मोटिव होता है। तीसरा आता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आप कितना सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव के साथ में आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप कितनी ग्रोथ कर रहे हैं। ग्रोथ कर रहे हैं मतलब आप कितने ज़्यादा ब्रांचेस खोल रहे हैं।
ये सारी चीजें कवर होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड हम शिफ्ट होंगे सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर आप लोग सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हैं, कोई कंपनी लेकर बैठे हैं, तो आपको सोसाइटी के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट आता है बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। आपको ऐसे काम करना है जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट हो, उसमें उसकी भलाई हो। दूसरा आता है आपका फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगा रहे हैं, तो आपको इस तरीके से लगाना है कि वहां आसपास की सोसाइटी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तीसरा आता है आपका प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर्स। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, असमर्थ हैं आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए, उन लोगों के लिए आप लोग कैंप्स लगाएं, फ्री डोनेशंस करें, वो भी आपके सोशल वेलफेयर के सोशल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होती है। लास्ट पॉइंट आता है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि उस एरिया के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, ताकि वो एरिया अनएम्प्लॉयड ना कहलाए। लास्ट पॉइंट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी हो हमेशा पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करती है, जिसमें पहला आता है नंबर ऑफ ब्रांचेस और दूसरा आता है नंबर ऑफ कस्टमर्स। आप और हम भी अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो हमारा मोटिव यही रहता है कि आज हमने एक आउटलेट खोला है, आगे जाकर हम इसे 4 में बदलें। और 4 में तब बदला जाएगा जब आप इसमें कस्टमर्स बढ़ाएंगे, और कस्टमर बढ़ेंगे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव के थ्रू। आप जैसा उन कस्टमर्स के साथ में व्यवहार करेंगे, बिहेवियर करेंगे, वैसा ही आपको उसके रिवेंट बैक में आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर आपके यहाँ पर आप सभी से फ्रेंडली नेचर से, आपके कस्टमर से, आपकी सोसाइटी में आपने आपकी इमेज बहुत अच्छे से बना रखी है, क्लियर आउट कर रखी है, तो आपके बिजनेस को रन करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार फिर रिवाइज करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फ्रेंडली प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। लास्ट आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जहां पर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी दोनों मुद्दे की वजह से आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में हमने कम टॉपिक्स को कंक्लूड किया है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में रिव्यूज दीजिएगा, ताकि हम हमारी नई वीडियो डाल सकें। थैंक यू सो मच।